कश्मीर फाइल्स फिल्म ने कश्मीरी पंडितों की का पलायन जो घाटी से हुआ, उस पलायन को दोबारा से वापस आम जनमानस के बीच में लाया है। जहां कश्मीरी पंडित कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के लिए थिएटर्स में जा रहे हैं और ज़ारो कतार अपनी इस फिल्म को देखकर जो है वो रो रहे हैं, वहीं पर स्ट्रेट लाइन की ये कोशिश है कि वो सभी लोग जो कश्मीर के उस दौर से 87 से लेकर 91 तक के दौर से जुड़े हुए रहे हैं, उनसे मुलाकात की जाए, उनसे बात की जाए और उनसे जाना जाए कि वो ज़मीन पर क्या कुछ बदलता देख रहे थे और कितनी सदाकत है इस बात में कि उस समय के राज्यपाल स्वर्गीय जगमोहन, क्या वो कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार थे या हालात कुछ और थे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त पूर्व डीजीपी डॉक्टर एस पी वैद हैं और 87 से लेकर 91 92 तक का पीरियड जो है इन्होंने अपनी आंखों से घाटी में देखा है। वैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वैद साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आप सर्विस में आए तो शुरुआत घाटी से ही हुई या जम्मू से? नहीं, घाटी से हुई। मैंने ट्रेनिंग श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में और उड़ी में की। उसके बाद पहली पोस्टिंग उस वक़्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीएम थे। मुझे पहला पोस्टिंग एज एएसपी हेडक्वार्टर बडगाम हुई। और उन दिनों ये टेररिज्म पनप रहा था, बढ़ रहा था, तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में टेररिज्म काफ़ी तेज हो रहा था। और वहाँ एक आशरफ नाम का नटोरियस टेररिस्ट होता था, वहीद एक होता था, 3-4 लोग थे। तो मुझे एक एंटी टेरर सेल बनाया गया बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, जो कश्मीर वैली पूरी के लिए। तो वहाँ बजाय, चूँकि एज एएसपी हेडक्वार्टर, मेरा हेडक्वार्टर बडगाम में होता था, बट मुझे ऑर्डर दिया गया कि आप इस सेल, एंटी टेरर सेल को हेड करेंगे और बीरुआ में रहेंगे। तो मैं बीरुआ में कैंप किया लगभग 2-3 महीने, और इन टेररिस्ट के खिलाफ जो हम एक्शन कर सकते थे वो करें। लेकिन ये सब आहिस्ता आहिस्ता 88-89 में इंसिडेंट होना शुरू हो गए और अल्टीमेटली कल्मिनेट 89 दिसंबर और जनवरी 1990 में ये सब हुआ, और फिर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। ये जो मूवी, हालांकि मैंने मूवी नहीं देखी है, मैं उसके रिव्यूज़ टीवी में देखता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक मूवी में जो मैं डायरेक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा कि मैंने एक्चुअल लोगों जो विक्टिम रहे हैं उनके इंटरव्यू लेकर उसके बिना पर ये पिक्चर बनाई है। तो ऐसा है कि ये जो बिल्टअप हो रहा था, ये एक आईएसआई प्लान तरीके से एक था कि कश्मीर वैली को पूरी तरह से माइनॉरिटी से साफ किया जाए। ये बेसिकली प्लान पार का था, और उसको हम विली निली हम उसको, उस प्लान को कामयाब होने में हमें इस चीज़ का बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन मैं ये यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जेएनके पुलिस ने 88-89 में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस थी उस वक़्त, और जो हमारी सीआईडी विंग था काउंटर इंटेलिजेंस का, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कुछ लोगों को अरेस्ट किया, जिनसे हथियार भी मिले और ये सारे प्लान का पता चला। और वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। और तब तक मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस को क्लैशनिकोव नाम की राइफ़ल होती ये भी मालूम नहीं था। तो पहली बार क्लैशनिकोव राइफ़ल देखी गई, और पता चला कि किस तरह से ऑपरेशन टोपैक आईएसआई ने जनरल ज़ियाउल हक के अंडर ये बनाया था, जिसके तहत कश्मीर के लड़कों को पार ले जाना था, उनको ट्रेनिंग देनी थी, उनको आर्म करना था और वापस यहाँ भेजना था, ताकि यहाँ की गवर्नमेंट और
भारत सरकार के खिलाफ रिवोल्ट हो और एकदम हालात। और उसी प्लान के का हिस्सा ये प्लान कश्मीरी पंडितों का मैसेकर और उनका यहाँ से भगाना भी एक हिस्सा ही था। लेकिन जब उन टेररिस्ट से ये हम इंटरोगेशन जो हमारे अफसर कर रहे थे उनसे पता चला कि ये 87 में भी 1987 से ही शुरू हो गया था। तभी इंसिडेंट होने लगे, पुलिस हेडक्वार्टर पर फायरिंग हुई, पहले ब्लास्ट एक हुआ, उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर पर फायरिंग हुई। फिर उस वक्त डीआईजी कश्मीर अली मोहम्मद बटाली होते थे, हमारे एक बुज़ुर्ग है पुलिस ऑफिसर हैं, उनके घर पर अटैक हुआ जहां एक पुलिस वाला शहीद हुआ और एक दो जख्मी हुए। इस तरह के हादसे होना शुरू हुए। सब आपसे ये जानना चाहूँगा कि 87 से ये सब चीज़ें हो रही थी, तो भय और खौफ का माहौल किस कारणवश कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में पैदा हुआ? क्या किलिंग्स होना शुरू हुई थी या पहले बड़े बड़े जुलूस निकलने शुरू? मैं बताता हूँ, उसमें माहौल इस तरह का बनने लगा कि जो सबसे पहले तो जो प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित थे, जैसे लसकौल, जैसे टिक्का टपलू है ना, ये सभी डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो थे, जनरल मैनेजर एचएमटी थे, रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी थे, या इस तरह के और प्रोमिनेंट जज जो थे जिन्होंने फांसी दी मकबूल बाट को, उनको टारगेट किया गया। नेचुरली जब इतने प्रोमिनेंट लोग कश्मीरी पंडित हिट होने लगे तो कम्युनिटी में डर आएगा, तो डर का माहौल हो गया, जुलूस निकलने शुरू हो गए, गवर्नमेंट की अनसर्टनिटी हो गई। इतनी देर में अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया और डॉक्टर साहब चले गए लंदन, और जगमोहन जी को लगा दिया गया गवर्नर। उनको आने में जब तक 2-3 दिन लगे, जब तक वो सिचुएशन को ग्रिप में लेते, उस पीरियड में कोई गवर्नमेंट नहीं थी। तो ऐसे हालात बन गए, जुलूस निकलने लगे, जगह जगह मस्जिदों से अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ थी, और जगह जगह कश्मीरी पंडितों को दूसरों को भी टारगेट करना शुरू किया। बहुत सारों को मारा, बहुत सारों को ब्रूटली मारा, जैसे उस औरत का जिसका बड़ा गिरजाधार, किस तरह उसको रेप किया और उसके बदन को पूरी तरह जिंदा काट दिया आरे से। तो इस सब से एक खौफ का माहौल पैदा हो गया, और इससे पहले कि इसको संभाला जाता, एकदम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में डर का माहौल हो गया, और अनाउंसमेंट से, जुलूसों से वो उनको लगा कि हम यहाँ सेफ नहीं हैं, और वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता भागने लगे जम्मू। पर आपसे जानना चाहूँगा, क्या इस बीच में आपने देखा कि सिविल सोसाइटी कश्मीर में उस समय भी बहुत एग्रेसिव हुआ करती थी? बहुत क्योंकि मैंने अखबार पढ़े हैं, 89 90s के अखबारों में भी बहुत कुछ पढ़ा है। तो पहले तो अखबारों पर बाद में आऊँगा, पहले ये जानना चाहूँगा, क्या कोई कोशिश आम कश्मीरी नागरिक कर रहा था इस चीज़ को रोकने के लिए, कश्मीरी पंडितों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि आप मत जाइए? ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुई, इंडिविजुअल लेवल पे हुई होगी, क्योंकि जो पड़ोसी था, एक पड़ोसी, फॉर एग्जांपल मैं बड़गाम में था, मेरे एरिया में किसी कश्मीरी पंडित को मारा गया, तो उसके पड़ोसी, नेचुरली लोगों का आपस में तालमेल होता था, पड़ोसी जो आसपास के थे वो उनको ज़रूर दिलासा दिलाते थे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ वहीं कश्मीर की सोसाइटी की वो एक कहें कमज़ोर मोमेंट थी, क्योंकि हर आदमी को डर का माहौल था, जो इस बोलता था उसको टारगेट किया। ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे मुस्लिम मारे गए, इसमें कोई डाउट नहीं है, इनफैक्ट ज़्यादा मारे गए, लेकिन जो भारत के बारे में बोलता था, जो इस चीज़ के खिलाफ बोलता था, उसको टारगेट किया जाता। तो बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम्स, हालांकि देवर दी सफरर्स, क्योंकि कश्मीरी पंडित जब वहाँ से भागे, ज़्यादातर टीचिंग कम्युनिटी वही थी, वही पढ़ाते थे, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पढ़ाई पर उनके मुस्लिम मेजॉरिटी बच्चों का, सबसे ज़्यादा सफरर वही लोग थे। लेकिन वो एक वहाँ उस वक्त एक हेल्पलेसनेस का माहौल वहाँ हो गया, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को खड़ा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि हर एक
क्लैशनिकोव गन जो थी उसका टेरर हर जगह था। वैसे इसमें क्या ये चीज़ भी थी, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, मैं तो हालांकि बहुत छोटा था, लेकिन बाद में अखबारों में और किताबों में पढ़ने को मिला कि बहुत बड़ा बहुत बड़ा जो एक समूह था सरकारी मुलाजमों का, वो आतंकवादियों का समर्थक हो गया था। और जितनी भी किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हुई, वो मैक्सिमम कोई ड्राइवर था, कोई कुछ था, वो इन्फॉर्म कर रहा था और वो इन्फॉर्मर था। पुलिस के लोग भी जो कुछ इसमें शामिल थे। तो क्या ये सब कुछ आपने भी देखा, ये सब कुछ जानकारी आपको भी? बिल्कुल देखा ही नहीं, सारा इसको झेला भी। और ये इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि पूरी सोसाइटी इफेक्ट होगी। उस वक़्त तो लगता था कि कश्मीर आज़ाद हो गया, ऐसा माहौल था। और बहुत सारे लोग कश्मीर में सोचते थे कि हमने आज़ादी हासिल कर ली, और हर सोसाइटी का हर हिस्सा इफेक्ट हो गया। गवर्नमेंट, जुडिशरी, दी इंटेलिजेंसिया, सिविल सोसाइटी, मीडिया, एवरीबडी गॉट अफेक्टेड, बिकॉज उस वक्त ऐसा माहौल, उस वक्त तो ओपनली बसें लगती थी पिंडी 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 रावलपिंडी जाने के लिए। तो एक ऐसा माहौल उस वक्त बन गया, और उस वक्त इतनी फोर्सेस नहीं थी। कश्मीर पुलिस के अलावा था कोई नहीं, और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास भी हथियार नहीं थे अब। नहीं थे, हमारे पास 303 राइफल्स, इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। और फोर्सेस, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया, तो जब जगमोहन जी को लगाया, उसके बाद फिर इंडक्शन शुरू हुई आर्मी की। आर्मी तो बैरक्स में थी, तब तक बॉर्डर में थी आर्मी, और पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे हिंदुस्तान से एयरलिफ्ट करके यहाँ डाली गई। तो इतना इतना टाइम नहीं था, तब तक बहुत डैमेज हो चुका था। तो ये एक इतना जल्दी से ये सारे हालात बदल रहे थे कि उसको वो आप किसी के बस में नहीं लग रहा था कि संभलेगा। तो हालात बिगड़ते गए और अल्टीमेटली कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत लोग वहाँ दुष्प्रचार करते हैं कि जगमोहन जी के जो उस वक्त गवर्नर थे, उन्होंने ये कश्मीरी पंडितों को भगाया। ये बिल्कुल सही नहीं है। जगमोहन बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उनका पहले टेन्योर में आज भी कश्मीर और जम्मू के लोग उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट में बहुत वो विश्वास करते थे और हार्ड टास्क मास्टर थे। अगर चीफ इंजीनियर को टाइम दिया है कि 19 तारीख को ये होना है कंप्लीट, तो 19 तारीख को ही वो इनागुरेट होता था। इसलिए जगमोहन जी का बहुत लोग इज्जत करते थे, और इसी रेपुटेशन की वजह से उनको लगाया गया था दोबारा एज गवर्नर। और वो इसमें उनका कोई हाथ नहीं। हाल जब तक वो आए तब तक हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे कि कश्मीरी पंडित माइग्रेट कर गए। उनको कोई दिलासा देने वाला, उनको सिक्योरिटी देने वाला कोई नहीं। वैसे एक और चीज़ मैंने देखी कि जगमोहन की किताब द फ्रोजन टर्बुलेंसेस को भी पढ़ा मैंने। उसके अलावा थोड़ा कुछ अखबारों की आर्काइव्स में भी मैं गया। अखबारों की आर्काइव्स को खंगाल कर ये यकीन नहीं होता कि उर्दू अखबारों के अंदर बाज़ाब्ता आतंकवादियों के पोस्टर छपते थे। ये भी यकीन नहीं होता कि आतंकवादियों की कहीं कोई मीटिंग हुई, उस मीटिंग की खबरें अखबारों में लगती थी। ये भी यकीन नहीं होता कि एक आतंकी संगठन ने धमकी दी है किसी को, वो धमकी छपती है। और हद तो ये हुई कि यहाँ तक एक अखबार में देखा कि सीआईडी डिपार्टमेंट के लोगों ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई हम जो हैं गद्दारों के साथ नहीं हैं, हम ये जो आपका पाक मिशन है, इस मिशन के खिलाफ नहीं है। तो एक तो ये कि ये जो मीडिया का रोल है, आज तो लोग कहते हैं कि आज़ादी नहीं है जी, हमको बोलने की आज़ादी नहीं, लिखने की आज़ादी नहीं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा था, क्या आप मानते हैं कि जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के अंदर भय और खौफ का माहौल, और उसके बाद जो कुछ हुआ, क्या आप ये मानते हैं कि जब पूरा एक सारी सोसाइटी ही वन साइड हो गई, तो वहां पर तो मुझे नहीं लगता कि संभव था कि कोई भी ये कहे कि जनाब आप यहां रह सकते हैं? बिल्कुल सही। ये जो आपने सब बोला, ये सब हुआ है, अखबारों में छपता था। जो मैंने कहा, कोई भी सोसाइटी का हिस्सा नहीं था जो अफेक्ट नहीं हुआ था, इंक्लूडिंग पुलिस, इंक्लूडिंग सेक्रेटरीट, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इंक्लूडिंग जुडिशल सेक्शन, इंक्लूडिंग मतलब यू नेम, everybody in that society got affected। in that was the माहौल। और उस माहौल में कश्मीरी पंडितों के
को खौफ होना, डर होना लाजमी था। और उनका वहाँ से वो जो मर गए, जो शहीद हो गए, जो मारे गए, वो तो मारे गए, लेकिन बाकियों ने सोचा अपनी जान बचाएं, वरना अपना घर कौन छोड़ता है। लेकिन ये भी मैं बता दूं, वो जो गिरजाधर जो जिस औरत के साथ ऐसा हुआ है, उसके बच्चों के सामने रेप किया और उसको स्लाइस किया आरे में, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो डल लेक के ऊपर हरि पर्वत और शंकराचार्य के बीच, अब मैं समझता हूँ उसका, वो आज भी वहाँ भटक रही होगी। उसका उसको शांति नहीं मिली होगी, और जब तक वो आत्मा भटकती रहेगी, जो जो लोगों ने ये जुर्म किए हैं, उन उन सब से हिसाब नहीं पूरा होगा, तो वो भटकती रहेगी। ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं। और ये, हालांकि ये फैक्ट है, मैं जैसे बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई मारे गए और पलायन किया उन्होंने। बहुत पॉलिटिकल क्लास इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, वो ज़्यादा मुस्लिम ही थे, और बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन उनको भी, क्योंकि जो इंडिया के बारे में बोलता था, जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देता, उसको भी टारगेट किया गया। ये फैक्ट है। बट दिस डज नॉट मीन, चाहे कश्मीरी पंडितों का जितना भी नंबर है, उसको हम उस नंबर में नहीं जाएंगे, लेकिन यू कैनॉट डिनाई दैट उनका मैसेकर हुआ, उनका जेनोसाइड हुआ, उनको वहां से भगाया गया। थोड़ा सा और मैं आगे ले जाता हूँ वैद साहब। क्या डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों में भी बाय डिज़ाइन नरसंहार हुए? और कुछ लोग वो तो ये भी मानते हैं कि ये ग्रेटर कश्मीर का एक डिज़ाइन था, कि एक माइंड में एक पिक्चर थी कि हमको ग्रेटर कश्मीर बनाना है, और उस ग्रेटर कश्मीर को तब तक हम नहीं बना पाएंगे जब तक हम यहाँ से सभी हिंदुओं को पलायन नहीं करवाते। तो ये जो वीडीसीज बनी, वीडीसीज के बनने के कारण वो रुका। अब आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो लोग कहते हैं कि ग्रेटर कश्मीर का डिज़ाइन था, इसी डिज़ाइन के चलते अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी, पुंछ के डिस्ट्रिक्टों में हिंदुओं के नरसंहार किए गए? बिल्कुल सही है। मैं जब एसपी बडगाम था, तो मैं कई बार जम्मू छुट्टी पर आता था। ये मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जब बनिहाल टनल क्रॉस करके पत्नी टॉप तक ट्रैवल करता था, तो मुझे कई बार आता था कि जिस तरह का आतंकवाद कश्मीर वैली में अगर इन पहाड़ों पे आ गया तो क्या होगा, यहाँ कितनी फौज लगाओगे, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, किस तरह कवर करोगे। ये मैं सच हकीकत बता रहा हूँ। और अल्टीमेटली देखते देखते वही हुआ कि टेररिज्म जो है वो स्पिल ओवर हुआ साउथ कश्मीर से टूवर्ड्स हिल्स ऑफ डोडा, एर्स्टवाइल डोडा, टुडे किश्तवाड़, डोडा एंड रामबन, ये जो सारी पहाड़ियाँ, और राजौरी, पुंछ, पीर पंचाल के इस तरफ आ गए। और वो आहिस्ता आहिस्ता पुलिस स्टेशनों को और पुलिस पोस्टों को हिट करने लगे, ताकि पुलिस पैरालाइज हो जाए। और ये प्लान यही था कि यहाँ से माइनॉरिटीज़ का मैसेकर किया जाए, माइनॉरिटीज़ को भगाया जाए, जो हिंदू माइनॉरिटी थी इन पहाड़ों पे, उनको भगाया जाए। और ये हो जाता अगर, और उस वक्त कुछ कुछ हुआ भी। रियासी में लोग आए थे, बहुत सारे, बहुत दिन कैंप रहा राजौरी के, और डोडा भद्रवाह से लोग आए, तलवाड़ा में कैंप रहा बहुत साल, उनको भी राशन दिया जाता था, उनको भी। लेकिन मैं समझता हूँ ऊपर वाले की तरफ से ये दिमाग में, मुझे क्यों ये आइडिया आया कि विलेज डिफेंस कमेटी इस टाइप का एक आइडिया आया, इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है, ये ऊपर वाले की तरफ से होता है। और वो उसकी कहानी मैंने आपको बताई है, विलेज डिफेंस कमेटी कैसे बनी। अगर वीडीसीज आप नहीं बनाते तो डोडा में भी यही होना था, पूरे रीजन में यही होता, और यहाँ भी हिंदू माइनॉरिटी को भागना पड़ता। अल्टीमेटली वो डिज़ाइन जो पाकिस्तान का था उसमें वो कामयाब हो जाते। लेकिन यहाँ चूंकि मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, दोनों कम्युनिटीज़ मिलकर लड़े, उनकी वीडीसीज बनी, रात रात एनकाउंटर हुए जब तक फोर्सेस पहुंचती, क्योंकि हर गांव में फोर्स नहीं आ जा सकते थे। इतनी इंडिया की फौज नहीं है, इतनी इंडिया की सीआरपी बीएसएफ नहीं है कि हर गांव में आप डाल सकें। तो और एक इस पहाड़ की चोटी में, दूसरा उस पहाड़ में। तो अल्टीमेटली ये तभी मुमकिन था जब आप वहाँ उनको, लोगों को आर्म करते,
वो किया गया और ये ऊपर वाले की तरफ से आई और अल्टीमेटली तब उसी में कामयाबी हम पाप कर पाए। जैसे आपने कहा कि आपको वहाँ कामयाबी मिली, अब एक स्वाभाविक सा सवाल है वैद साहब कि अब डोडा की भी एक कहानी है, बारशला की भी एक कहानी है, कुल्हांड की भी एक कहानी है, राजौरी की भी एक कहानी है और पुंछ की भी एक कहानी है। एक बारात को जब रोका गया और पूरी बारात जो है, पूरी की पूरी बारात को शहीद कर दिया गया, चापनाड़ी में हुआ या रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो नरसंहार हुए। अब मान लीजिए कल इन पर कोई कहानी बनती है, इन पर कोई फिल्म बनाता है और दर्शाता है क्या कुछ हुआ है, इससे हमें क्यों भय है कि हिंदू मुसलमानों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत बढ़ेगी, दंगे हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं? जब हैदर से फसाद नहीं हुआ, जब मिशन कश्मीर से फसाद नहीं हुआ, जब जो इससे पहले इतनी सारी फिल्में, परजानिया फिल्म बनी हैं, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, गुजरात रॉयट्स के ऊपर बनी है, भागलपुर के ऊपर बनी है, हर एक चीज़ के ऊपर फिल्में बनी हैं, और रॉयट्स दंगों के, बॉम्बे रॉयट्स के ऊपर फिल्म बनी, लेकिन इन सब फिल्मों ने अगर अगर समाज में नफरत नहीं बढ़ाई, कश्मीर फाइल्स बनी है इससे नफरत बढ़ेगी, चापनाड़ी के ऊपर कल कोई फिल्म बनाता है उससे नफरत बढ़ेगी, मतलब क्या नफरत वाकई फिल्मों से बढ़ सकती है? आप हिटलर के बारे में आपने सुना होगा, हम लोगों को तो वही हिस्ट्री पढ़ाई गई। ज्यूज़ के खिलाफ बहुत कुछ हुआ। क्या आज ज्यूज़ और जो जर्मन है उनके खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ नफरत है? सच जानने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर आदमी की गलती नहीं है। ये एक प्लान था पार का, और ये पाकिस्तान का क्या प्लान था उसको समझने में दोनों कम्युनिटीज़ को समझना चाहिए उसको। मैं नहीं समझता उसमें सच जानने में कोई बुराई है, और ये हुआ है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री एक हिस्ट्री है, इस जो सच्चाई को आप नहीं छुपा सकते। ये सच बताने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि एक साइडेड नहीं दिखाना चाहिए। बहुत सारे जैसे कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी भी मारी गई, इसमें कोई शक। हालांकि बहुत सारे, मुझे याद है डोडा में एक बार मेरी सर्विस के दौरान हुआ, एक 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन सारे बस जा रही थी, सारे हिंदुओं को इलादा किया, सारे पैसेंजर्स को उतार के हिंदुओं को इलादा किया, उनको मारा। इसी तरह माइनॉरिटीज़ के मैसेकर किए, उसमें किसी मुस्लिम की गलती नहीं है, बट ये टेररिस्ट का प्लान था दो कम्युनिटीज़ में अब नफरत फैलाना एक दूसरे में। तो हमें सच्चाई जानकर, रादर मैं समझता हूं उनका प्लान समझना चाहिए और क्लोज आना चाहिए, बजाय ये समझने कि आपस में नफरत है। ये उनका प्लान था आईएसआई का कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाया जाए। इन मैसेकर्स का यही मतलब। आप रघुनाथ मंदिर पे अटैक क्यों कर रहे हैं? ताकि मुस्लिम्स के खिलाफ रिटेलिएशन हिंदूज करें। आप मस्जिद पे क्यों अटैक करते थे? अमरनाथ यात्रा को बार बार जब निशाना बनाते हैं तो मकसद उसका भी है। अमरनाथ यात्रा पर बार बार अटैक करते हैं ताकि कश्मीर में ये दिखाएं कि वहाँ के मुस्लिम्स जो हैं वो यात्रा को रोक रहे हैं। ऐसा नहीं, ये आईएसआई का प्लान है, और इसको समझना चाहिए हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, सबको। और ये आपको तोड़ने की साजिश है। इस साजिश को समझने में मैं नहीं समझता कोई गलती है, और जो हुआ है हकीकत, उसको डिनाई करने से हकीकत नहीं छुपती, वो बताना चाहिए। अगर ज्यूज के खिलाफ जो जो हुआ, वो जर्मन हिटलर ने सब कुछ किया, वो क्या दिखाते नहीं है क्या? इसको दिखाने में क्या? 47 में दोनों तरफ से जब भारत और पाकिस्तान बने, लाखों की तादाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ मारे गए, दोनों तरफ बुरी तरह से मैसेकर्स हुए, और औरतों को नंगा किया गया, उनके रेप किए गए। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये किसी ने दिखाया नहीं दुनिया में। उस वक्त मीडिया इतना वो था, और आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं है यूरोपियन की तरह, तो किसी ने ज्यूज का तो दिखाया। इंडिया पाकिस्तान में मिलियंस डाइड, millions of women were raped by either community, both the communities. No one showed this because it reflected on the Christian missionaries. Sorry, not Christian missionaries, the rulers of on the rulers of that time. That time's England, which ruled India and Pakistan and Bangladesh. Then India, Pakistan and Bangladesh on divide and rule plan. So
आई थिंक सच दिखाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अंत में वैद साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, ये पलायन के ऊपर स्टोरी भी बन गई, कश्मीरी पंडित उसको देख भी रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस सारी कहानी के बाद कश्मीरी पंडितों को दोबारा से उनके घर पहुंचाना, उन्हें वहाँ रिहैबिलिटेट करना और ये इंश्योर करना कि वो डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ अपने घर वापस चले जाएं। मैं आज भी बात कर रहा था संदीप मावा का, मैंने एक बयान पढ़ा, बहुत खूबसूरत बयान उन्होंने दिया, बड़ी बहादुरी से बयान दिया है। उस बयान को देखने के बाद एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता कि सरकारों के लिए कश्मीरी पंडितों को वापस पहुंचाना तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पहला स्टेप खुद नहीं उठाती, तैयार नहीं होते कि जी हम वापस जाने के लिए तैयार हैं? या आपको लगता है कि ऑल टुगेदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की? नहीं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। सरकार को माहौल पैदा करना चाहिए। सरकार को देखो, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को भी तैयार होना है इसके लिए, वापस जाने के लिए, और वो भी मुमकिन नहीं है जब तक वहाँ गन रहेगी, क्योंकि गेटोज में किसी प्रोटेक्टेड एरिया को मार्क कर दिया जाए, उसमें पंडितों को वहाँ रखा जाए, उससे बेहतर तो वो जम्मू और दिल्ली में ही है। तो स्वाय क्लाइमेट के, अदरवाइज उनको यहाँ कौन सी तकलीफ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक कश्मीरी पंडित वहाँ कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ गांव में और टाउन में ना रह पाएँ, सिटीज़ में ना रह पाएँ, तब तक उसका फ़ायदा नहीं है। वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक लास्ट गन है वहाँ। तो गन को हमें पूरी तरह से एलिमिनेट करना, ऐसा माहौल बनाना है, और आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी पंडित को लग रहा माहौल बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रही है। इसमें कोई जो मैंने 90 में देखा आज वो नहीं है, बहुत फ़र्क है। तो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, वक्त लगता है, बिकॉज इसके पीछे एक मुल्क है। तो ये हम सबको समझना चाहिए, और मुझे लगता है ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। एक सवाल जाते जाते जहन में ये आ रहा है कि तब भी आपने कहा कि कश्मीर का जो सिविल सोसाइटी थी खामोश रही, या अगर बोली भी तो एक यकजुबान होकर नहीं बोली। अभी पीछे कश्मीरी पंडितों को इतने सारे और शहीद कर दिए गए, प्रवासी मजदूर थे वहाँ पर, उन पर गोलियाँ चलाई गई, कल भी एक प्रवासी मजदूर के ऊपर वहाँ गोली चलाई गई है। संदीप मावा के पिताजी को 4 गोलियाँ 1990 में मारी जाती हैं, और हैरानगी इस बात पर होती है कि किस तरह का नेटवर्क है आतंकवादियों का कि ठीक 31 साल के बाद रोशनलाल मावा के बेटे संदीप मावा पर गोली चलाने की कोशिश की जाती है, जिसमें उसके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी जो है वो मारा जाता है। अब वैद साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो माहौल कश्मीर घाटी में है और इसके बीच में जो सिविल सोसाइटी आज भी खामोश है, आपने इन सारी जितनी भी हत्याएं हुई, जितनी भी शहादतें हुई, आपने सिविल सोसाइटी को इस पर एक बात करते हुए भी नहीं सुना। सिविल सोसाइटी बिल्कुल खामोश है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त भी खामोशी जो है वो सही नहीं? बिल्कुल नहीं, उनको ओपनली इसके खिलाफ आना चाहिए, क्योंकि ये कोशिशें की जा रही हैं पार से हमको डिवाइड करने की, और हमें डिवाइड नहीं होना चाहिए। और लोगों को खासकर ज़्यादा मुनस्सर है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनको इसके खिलाफ उठना चाहिए। और इसको अब इनफ ब्लड हैज़ फ्लोन डाउन द ड्रेन ऑफ झेलम रिवर। आई थिंक अब वक्त आ गया है वहाँ के लोगों को ओपनली इसके खिलाफ निकलना चाहिए कि हमको धर्म पर मत लड़ाइए, हम एक हैं, एक हमारी हिस्ट्री है, हम एक यहाँ के रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हम इकट्ठे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद। आपने इनसे सुन ही लिया, इन्होंने ये कहा कि बहुत ज़बरदस्त जिम्मेदारी है कश्मीर की सिविल सोसाइटी के ऊपर कि उन्हें बाहर आना होगा अब और आतंकवादियों को सीधा सीधा मैसेज देना होगा कि हम एक समाज हैं, एक सोसाइटी हैं, हमारी एक ही सिविलाइजेशन है, हम एक ही सिविलाइजेशन से आते हैं, अब आप हमें और बांटने का काम ना करें, तभी जाकर ये संभव हो पाएगा। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, जहां 2 कदम कश्मीरी पंडितों को चलना है, वहीं पर सरकार को भी 4 कदम आगे चलना है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि कश्मीरी पंडित समाज वापस कश्मीर घाटी में वहीं पर दोबारा से अपने घरों में जहां वो रहते थे वहां पर दोबारा से रहना सहना शुरू करें।